हाय फ्रेंड्स, आज आपके लिए लेके आए हैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशन। हमारा जो पहला क्वेश्चन साइंस पार्ट से है। द पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूट्रल एटम बाय द लॉस ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियर चार्ज, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट इज न्यूट्रल एटम। चलिए हम लोग इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये हाइड्रोजन एटम है, इसमें प्रोटॉन कितना है 1, इलेक्ट्रॉन कितना है 1। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेम है तो ये न्यूट्रल एटम हुआ। हमारे इस कार्बन को देख लीजिए, कार्बन एटम को यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 6 ठोक प्रोटॉन है। यहाँ पे प्रोटॉन दिख नहीं रहा है पर एक्चुअली वो पीछे दिया हुआ है। सो अगर 6 और 6 है तो ये जो कार्बन एटम है वो न्यूट्रल एटम है। अब मान लीजिए कोई भी इलेक्ट्रॉन इसमें आके ऐड हो गया है तो ये बन जाएगा नेगेटिव आयन। अगर कोई भी जो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है वो वहाँ से चले गया है तो ये बन जाएगा पॉजिटिव आयन, बिकॉज इससे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। और ये नेगेटिव आयन इसलिए बनेगा क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है। पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड फ्रॉम द न्यूट्रल एटम बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following statement is true? Element in the first column of the periodic table are called alkali metals, are inert gases, have metallic luster, are radioactive in nature। इसे समझने के लिए हमें पीरियोडिक टेबल को समझना पड़ेगा। और हमारे जो फर्स्ट कॉलम में जो 6 एलिमेंट्स है इसे हम लोग अल्काली मेटल्स बोलते हैं, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग बेस बनता है जो कोई भी एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। सो इसीलिए हम लोग ये जो 6 एलिमेंट्स है इसे हम लोग अल्काली मेटल्स बोलते हैं। और दूसरा है इनर्ट गैस। इनर्ट गैस होता है ये जो लास्ट में ग्रुप 18 में है एलिमेंट्स है, यहाँ पे ये लोग नॉन रिएक्टिव होते हैं तो इसे इनर्ट गैस बोला जाता है। और जो मेटेलिक लेस्टर वाले जो मेटल्स होते हैं, जो मेटल का सरफेस में चमक रहेगा है, जैसे कि गोल्ड, क्रोमियम, प्लेटिनियम, कॉपर, सिल्वर, ये सब हो गया मेटेलिक लेस्टर वाले। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होता है जो कंटिन्यूसली अपना न्यूक्लियस को डीजेनरेट करते रहता है और एक वो रेडिएशन एमिट करता है, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गामा रेस को वो एमिट करता रहता है। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है नेचर में मिलने वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जैसे कि रेडियम, थोरियम और यूरेनियम है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है अल्काली मेटल्स। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which one of the following property would a solution have if it is an acid? अगर वो एसिड है तो उस सॉल्यूशन में क्या प्रॉपर्टी होगा? सॉल्यूशन टर्न लिटमस ब्लू। ये नहीं होगा। कोई भी लिटमस पेपर को ब्लू करता है जो बेस सॉल्यूशन है वो, तो एसिड सॉल्यूशन लिटमस पेपर को ब्लू नहीं करता है। अगर वो एसिड सॉल्यूशन है तो वो लिटमस पेपर को रेड में टर्न करेगा। सॉल्यूशन फील्स स्लिपरी। कोई भी सॉल्यूशन तभी वो स्लिपरी बनता है जब उसमें सोप हो या तो फैटी एसिड, ऑयल हो, तभी वो बनता है स्लिपरी। और जो फैटी एसिड्स, ऑयल्स और सोप्स है ये सारे बेस होते हैं, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट नहीं है। इसके बाद आता है सॉल्यूशन हैज ए हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10⁻⁻13 m। हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एसिड और बेस सॉल्यूशन को डिसाइड करने के लिए। आपने जरूर pH के बारे में सुना होगा, 10⁻⁻13 मोल्स पर लीटर, इसके मतलब है pH 13। सो pH 7 से ऊपर होता है तो वो बेस बन जाता है। तो इस हिसाब से भी ये ऑप्शन सही नहीं है। आते हैं लास्ट ऑप्शन पे जो है सॉल्यूशन इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, दिस इज करेक्ट। जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और जो बेसिक सॉल्यूशन होता है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। जब कोई एसिड पानी में डिसॉल्व होता है तो वो H+ रिलीज करता है, और जब कोई बेस पानी में डिसॉल्व होता है तो वो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करता है। और OH नेगेटिव आयंस चार्ज कैरी करने का कैपेबल होता नहीं है, जबकि हाइड्रोजन आयंस चार्ज कैरी कर सकता है। इसीलिए जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है वो एक गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the electronic configuration given below would you expect for a noble gas? मैंने पहले ही बताया है नोबल गैस क्या है। नोबल गैस जो 18 ग्रुप में आता है, ये लास्ट वाले सारे एलिमेंट्स ये नोबल गैस है। तो अब चलिए इसका कॉन्फ़िगरेशन समझते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया है, देखने से पहले समझ लेते हैं इसे लिखते कैसे हैं। कोई भी अगर एटॉमिक नंबर है तो उसे हम लोग शुरू करेंगे 1 से, उसके बाद होगा 2s, उसके बाद 2p, 3s, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। हम लोग शुरू करते हैं 1s से। यहाँ पे 1s है, ये देखिए यहाँ पे 1s है। उसके बाद में यहाँ से आके हमारा 2s पे जाना है जो कि यहाँ पे 2s है। उसके बाद आना है 2p पर जो ये 2p है, उसके बाद 3s पे, तो हमारा यहाँ पे 3s तक पहुंच चुका है। ये है इसका पैटर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। यहाँ से देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक ये सारे एलिमेंट p ब्लॉक में आ रहे हैं, तो हमारा जो नोबल गैस है ये भी p ब्लॉक में ही है। अब देखते हैं नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
क्योंकि ये पी ब्लॉक में सारा खत्म होता है नोबल गैस एक्सेप्ट हीलियम। नियॉन लास्ट में देखिए पी है, आर्गॉन पी है, क्रिप्टॉन लास्ट में पी ब्लॉक में खत्म हो रहा है क्योंकि पी रहेगा लास्ट में, जेनॉन पी ब्लॉक में है और रेडॉन भी पी ब्लॉक में खत्म हो रहा है। आपके आंसर मिल गया होगा अभी। जो भी पी ब्लॉक में खत्म हो रहा है और वो मैक्सिमम नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में रखता है। अब देखिए यहाँ पे 2s, एस ब्लॉक में तो खत्म होगा नहीं नोबल गैस, यहाँ पे भी s है तो ये दोनों तो आउट हो गया। अब हमें देखना है 3 नंबर और 4 नंबर पे। और नोबल गैस है वो नॉन रिएक्टिव गैस है क्योंकि वो अपने आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर पाते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। तो ये 6 है, पूरा का पूरा 6 पकड़ा है, तो हमारा आंसर 3 सही है। जबकि जो 4 नंबर है इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 दिया गया है आउटर मोस्ट शेल में, तो ये नोबल गैस नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज नंबर 3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाउ मेनी एटम्स आर कंटेन्ड इन मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। चलिए समझते हैं कैसे इसे कैलकुलेट करें कि कितना इसमें एटम्स है। एक सल्फ्यूरिक मॉलिक्यूल्स में 2 हाइड्रोजन एटम, 1 सल्फर एटम और 4 ऑक्सीजन एटम होता है। तो आप बोल सकते हैं कि 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम है, 1 मोल्स ऑफ सल्फर एटम है और 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन एटम्स है। टोटल कितना मोल हुआ? टोटल 7 मोल्स ऑफ एटम हो चुका है। और 1 मोल में कितना एटम होता है? 6.02 इंटू 10⁻22 एटम्स होता है। तो हमारा यहाँ पे कितना मोल्स है? 7 moles. So 7 into 6.02 into 10⁻23 atoms per mole. So this is the correct answer. और 6.02 into 10⁻23 आपको तो पता ही होगा कि ये एवोगाड्रोस नंबर है। 6.02 into 10⁻23. करेक्ट आंसर इज दिस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस हुज फोकल लेंथ इज 50 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। हमारा फोकल लेंथ कितना है? 50 सेंटीमीटर। इसे हम लोग मीटर में चेंज करेंगे, दैट इज 0.5। तो इसे जब डिवाइड करेंगे तो मुझे मिलेगा 2D। सो द करेक्ट आंसर इज 2D, दैट इज D फॉर डायोप्ट्रे। विजिबल लाइट हैज द मिनिमम वेवलेंथ वायलेट, रेड, येलो एंड ग्रीन। चलिए देखते हैं। ये हमारा विजिबल लाइट्स है, यहाँ से शुरू होते हैं वायलेट जिसका वेवलेंथ 4 इंटू 10⁻⁷ है। और जैसा ही ये कलर रेड की तरफ जाता है उसका एनर्जी कम होता जाता है और उसका वेवलेंथ बढ़ता जाता है। और इसको डिटेल में देखते हैं। इस चार्ट से समझ में आता है कलर जो वायलेट है इसका वेवलेंथ सबसे कम है और जो रेड है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है। सो द करेक्ट आंसर इज वायलेट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन ए मेटेलिक कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयंस, एम्पेयर्स, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। हमें पता है इट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट से ही आता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन इलेक्ट्रिक चार्ज यूनिफॉर्म मोशन प्रोड्यूस an electric field only, a magnetic field only, both electric and magnetic field, no such field at all। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है या तो चार्ज पार्टिकल्स जब फ्लो होता है तब हमें दोनों मिलता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। सो द करेक्ट आंसर इज बोथ द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेडिएशन एमिटेड बाय द हॉट फर्नेस आर। तब जो गर्म चीज होता है उससे जो रेडिएशन बाहर निकलता है वो क्या रेडिएशन है? अल्ट्रावायलेट रेड, इंफ्रारेड, एक्सरेड एंड माइक्रोवेव रेज। इसका करेक्ट आंसर है इंफ्रारेड। जो भी गर्मी वाला चीज होता है उसे जो भी रेडिएशन निकलता है वो इंफ्रारेड रेज होता है। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये एक थर्मल कैमरा से लिया गया पिक्चर है। थर्मल कैमरा वो कैमरा है जो ओनली इंफ्रारेड कैच करके उससे एक इमेज बनाता है। और ये कैमरा नाइट विजन के लिए बहुत मददगार होता है क्योंकि रात को लाइट होता नहीं है तो इंफ्रा रेडिएशन की मदद से ये कैमरा पिक्चर बनाता है। तो हम देख सकते हैं जो भी हीट सब्सटेंस है जैसे कि एनिमल हो गया, जो एनिमल से इंफ्रा रेडिएशन निकलता है तो इसका जो बॉडी है वो रेड कलर का हो चुका है, पर बाद में जो ट्रीज है कोई रेज उससे निकलता नहीं है तो इसका डार्क कलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज इज 120/80, 100/60, 140/90 और 90/50। हमें पता है जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर रेंज है वो है 120/80। जो ब्लड प्रेशर का रीडिंग का जो टॉप नंबर है उसे हम लोग बोलते हैं सिस्टोलिक जो है 120, और जो बॉटम नंबर है उसे हम लोग बोलते हैं डायस्टोलिक जो 80 है। दिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस्ट्रिक डाइजेशन टेक्स प्लेस एफिशिएंटली इन एसिडिक मीडियम, अल्कलाइन मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, हाईली अल्कलाइन मीडियम। अब हम थोड़ा ज्ञान पेलते हैं डाइजेशन पे। व्हाट इज डाइजेशन एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस में हमारा जो फूड मॉलिक्यूल्स है जो पेट में जाता है उसमें उस फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन किया जाता है और उसे वाटर सोल्यूबल बनाया जाता है।
ताकि हमारा ब्लड प्लाज्मा में वो इजीली ऑब्जर्व हो सके। इसे कहते हैं डाइजेशन। और हम बात करेंगे अभी गैस्ट्रिक डाइजेशन। वो कहाँ पे होता है? वो हमारे स्टमक में होता है। इस गैस्ट्रिक डाइजेशन करने के लिए दो इंपॉर्टेंट केमिकल्स स्टमक में रिलीज होता है, जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिडी है, तो गैस्ट्रिक डाइजेशन एफिशिएंटली कौन सा मीडियम में होता है? एसिडिक मीडियम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डॉक्टर एडवाइज्ड ए पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज हिज ब्लड प्रेशर वाज लो, हिज हार्ट वाज बीटिंग स्लोली, ही वाज सफरिंग फ्रॉम गोइटर एंड हिज शुगर लेवल इन द ब्लड वाज हाई। द करेक्ट आंसर इज फोर्थ नंबर, द शुगर लेवल इज हाई इन द ब्लड। इंसुलिन एक कैरियर है जो शुगर को लेके सेल तक पहुंचाता है। सो इंसुलिन आर गिवन टू द पर्सन जिसको शुगर का प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्लांट हार्मोन? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ऑस्ट्रोजन, साइटोकाइनिन। चलिए एक एक के बारे में जान लेते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारा पैनक्रियास रिलीज करता है, जो हमारा बॉडी का शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ये इंसुलिन ग्लूकोज को कैरी करता है और वो लेके सेल तक पहुंचाता है। इंसुलिन एक एनिमल हार्मोन है, प्लांट हार्मोन नहीं है। तो सो ऑप्शन 1 इज नॉट करेक्ट। कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन एक हार्मोन है जो थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है और थायरॉक्सिन रिलीज होकर वो लीवर पे, किडनी पे ट्रैवल होता है। तो अगेन थायरॉक्सिन इज एन एनिमल हार्मोन, नॉट ए प्लांट हार्मोन। कम टू द नेक्स्ट वन, जो ऑस्ट्रोजन है। ऑस्ट्रोजन अगेन इट इज एन एनिमल हार्मोन जो फीमेल सेक्स हार्मोन के नाम पे फेमस है, लेकिन ये हार्मोन दोनों मेल एंड फीमेल पे रिलीज होता है, पर ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट रोल ये फीमेल एनिमल पे करता है उसका सेकेंडरी डेवलपमेंट के लिए या तो प्यूबर्टी के टाइम पे इस ऑस्ट्रोजन हार्मोन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। सो ये भी तो नहीं रहे प्लांट हार्मोन। लास्ट कम टू द साइटोकाइनिन। यस, दिस इज द प्लांट हार्मोन और ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है प्लांट्स में। रूट्स या शूट्स में एक प्रोसेस को इनिशिएट करता है जिसे हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस, जिससे सेल डिवीजन होता है और वो प्लांट ग्रो करता है जिससे। सो द करेक्ट आंसर इज नंबर 4, साइटोकाइनिन। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए टॉल प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ डॉफ प्लांट, व्हाट इज द टाइप ऑफ क्रॉस कॉल्ड? डाइहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड, रेसिप्रोकल एंड ट्राइहाइब्रिड। चलिए एक एक को देखते हैं डिटेल में। ये एक टेबल है जो डाइहाइब्रिड क्रॉस का जीन्स को दिखाया गया है। डाइहाइब्रिड मीन्स कोई भी दो ट्रेट का ऑब्जर्वेशन होता है, जैसे कि यहाँ पे ए और बी। मान लीजिए कोई प्लांट है जिसका टॉलनेस और फ्रूट का कलर, ये दोनों को देखा गया है और ये दोनों को ऑब्जर्व करके इस टेबल को बनाया गया है। इस टाइप का क्रॉसिंग जिसमें दो ट्रेट को ध्यान दिया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं डाइहाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट है मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें कोई भी सिंगल ट्रेट को ध्यान दिया जाता है, जैसे कि इस क्रॉस में देखिए जो कलर को ध्यान दिया गया है और कलर का क्रॉस किया गया है। रेसिप्रोकल क्रॉस कोई भी दो स्पीसीज या तो कोई दो जेनेटिक स्टॉक के बीच में किया जाता है और उसे सेक्स का इंटरचेंज किया जाता है, जैसे कि यहाँ पे A1 देख रहे हैं आप और यहाँ पे उसे A2 कर दिया गया है। इस तरह सेक्स को रिवर्स करके क्रॉस किया जाता है और उस सेक्स का इफेक्ट ऑब्जर्व किया जाता है जो भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उस पे। इस तरह का जो भी क्रॉस है उसे हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। नेक्स्ट है ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। इसमें कोई भी तीन ट्रेट को ध्यान दिया जाता है। मान लीजिए कोई एक प्लांट है जिसका टॉलनेस, फ्रूट का कलर और फ्लावर का कलर, ये तीन चीज को ध्यान दिया जाता है और ये तीन चीज का ऑब्जर्वेशन किया जाता है इस टेबल पे। सो इस तरह का क्रॉस को हम लोग बोलते हैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस। आते हैं क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन पे यहाँ पे क्या है, टॉल प्लांट और डॉफ प्लांट का क्रॉस किया गया है। तो हम देख सकते हैं इसमें दो चीज को ऑब्जर्व किया गया है, एक है टॉल और एक डॉफ। दैट मीन्स एक सिंगल ट्रेड है, जैसा कि इस प्लांट में देखा गया है, टॉल और डॉफ। इसे क्रॉस किया गया है और इसका ऑफस्प्रिंग को ऑब्जर्व किया गया है। इस ऑब्जर्वेशन में देख रहे हैं हम लोग खाली प्लांट का हाइट को ही कंसीडर किया गया है। तो दैट मीन्स ये एक सिंगल ट्रेड को लेके चला है ये क्रॉस। सो इसे हम लोग कहेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अगर वो दो ट्रेड लिया होता तो हम लोग बोलते इसे डाइहाइब्रिड, या तो तीन ट्रेड लिया होता उसे हम लोग कहते हैं ट्राई हाइब्रिड, और अगर वो सेक्स को इंटरचेंज करके क्रॉस किया होता तो हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल क्रॉस। तो ये करेक्ट आंसर इज मोनो हाइब्रिड क्रॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द डिसिप्लिन डीलिंग विद द स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस? ऑप्शंस को देखते हैं, साइटोलॉजी, इवोल्यूशन, जेनेटिक्स, मॉर्फोलॉजी। एक एक के बारे में जानते हैं थोड़ा से। साइटोलॉजी एक सेल का स्टडी है जो मेडिकली एंड साइंटिफिकली किया जाता है कोई भी डिसीज आइडेंटिफाई करने के लिए। यूजुअली हम देखते हैं हमारा हॉस्पिटल में साइटोलॉजी का लैब होता है जिसमें आपका ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसको स्टडी किया जाता है, जिसे साइटोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट है इवोल्यूशन, जो एक बायोलॉजी का ब्रांच है जिसमें स्टडी करते हैं कोई भी स्पीसीज का कैरेक्टरिस्टिक जनरेशन बाय जनरेशन कितना चेंज हुआ और कितना चेंज होने वाला है, इसे हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन। इस स्टडी को हम लोग कहते हैं इवोल्यूशन। नेक्स्ट है जेनेटिक,
जेनेटिक वो स्टडी है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स को स्टडी किया जाता है पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग। इसमें हेरिडिटी के बारे में भी हम लोग जानते हैं कि कौन सा डिसीज़ आ रहा है, कौन सा कैरेक्टर आ रहा है, क्या चीज़ कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, कौन सा जीन्स डोमिनेंट है, कौन सा रिसेसिव है। इस तरह का स्टडी होता है जेनेटिक्स पे। क्या हेरिडिटी है इसे भी हम लोग जानते हैं जेनेटिक्स में। नेक्स्ट ऑप्शन है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन एनिमल। इसके बारे में हम लोग स्ट्रक्चर का डिटेल पढ़ते हैं, उसे हम लोग मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन डील करता है इनहेरिटेंस से, दैट इज हेरिडिटी। तो इसमें से हमारा जेनेटिक्स ही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ए फूड चेन? ग्रास, व्हीट, मैंगो, ग्रास, गोट, ह्यूमन, गोट, काउ एंड एलिफेंट, ग्रास, फिश एंड गोट। व्हाट इज फूड चेन? फूड चेन दिखाता है कि कैसे जो फूड है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म तक ट्रांसफर होता है, उसे हम लोग फूड चेन कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं पहला ग्रास, व्हीट। ग्रास से व्हीट में कुछ जाता नहीं है और व्हीट से मैंगो में कुछ जाता नहीं है, इसमें एनर्जी का फ्लो नहीं है। सो दिस इज रॉन्ग आंसर। कम टू द नेक्स्ट ऑप्शन, वो है ग्रास, गोट और ह्यूमन। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखते हैं हम लोग ग्रास को गोट खाता है, एनर्जी फ्लो हो रहा है इस पे, फिर गोट को ह्यूमन खाता है और यहाँ से भी एनर्जी ह्यूमन तक फ्लो होता है। सो दिस इज द करेक्ट फूड चेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिप्लेशन ऑफ ओजोन शील्ड इज ड्यू टू द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, मीथेन एंड ऑल ऑफ दिस। पहले जानते हैं व्हाट इज ओजोन शील्ड। ओजोन शील्ड प्रेजेंट होता है हमारा अर्थ का स्ट्रेटोस्फीयर में और जो सन से निकला वाला सारा यूवी रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेता है, हमारा धरती पे आने से रोकता है और ओजोन लेयर में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओजोन मिल जाता है, दैट इज O3। अब सवाल आता है इनमें से कौन सा चीज रिस्पॉन्सिबल है ये ओजोन शील्ड का डिप्लेशन के लिए, खत्म करने। अब मान लीजिए O3 है, उसे अगर ब्रेक डाउन करके O2 बना दे तो वो ओजोन डिप्लीट हो जाता है। इनमें से जो सारे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन और मीथेन, ये सारे रिस्पॉन्सिबल होते हैं ओजोन डिप्लेशन के लिए। सो हमारा करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दिस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स इज ए फॉसिल फ्यूल? बायोगैस, बायोडीजल, कोल एंड पेट्रोलियम और न्यूक्लियर फ्यूल्स। इनमें से करेक्ट आंसर है कोल एंड पेट्रोलियम, जो हमें मिलता है फॉसिल फ्यूल से। बाकी बायोगैस, बायोडीजल और न्यूक्लियर फ्यूल्स ये फॉसिल फ्यूल से नहीं बनता है। सो करेक्ट आंसर इज नंबर 3, कोल एंड पेट्रोलियम। The main aim of conservation and preservation of environment is to preserve the plant, preserve the animal, preserve the fuels, preserve the biodiversity। यहाँ पे कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं है कि खाली प्लांट को ही बचाया जाए बाकी को छोड़ दिया जाए, या तो खाली एनिमल को बचाया जाए बाकी को छोड़ दिया जाए, या तो खाली फ्यूल को बचाया जाए बाकी को छोड़ दिया जाए। ये पूरा बायोडाइवर्सिटी को बचाना है, प्लांट्स, एनिमल्स, एवरीथिंग जो भी आ रहा है हमारा बायोडाइवर्सिटी के अंदर में, सबको बचाना है। द मेन एम ऑफ द कंजर्वेशन एंड द प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट इज टू प्रिजर्व द बायोडाइवर्सिटी।